तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट का टॉपिक, ठीक है। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं पहले। क्या बोलेंगे इसको, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ठीक है। हम लोग कुछ बेसिक्स आज जानेंगे इकोलॉजी के, ठीक है। तो उसमें देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, तो यहाँ पे डेफिनेशन, फिर सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी, और यहाँ पे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर एनवायरनमेंट देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पारिस्थितिकी की परिभाषा, उसके उप डिवीजन क्या क्या है वो देखेंगे, लेवल्स क्या क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इकोलॉजिकल के, फिर पर्यावरण, और इसके बाद पर्यावरण के जो कारक हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आप में से कितने लोग जानते हैं इकोलॉजी किसको बोलेंगे, इकोलॉजी किसको कहेंगे? पारिस्थितिकी क्या होता है बेटा, एक तरीके से एक इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक संबंध होता है। बेसिकली क्या होगा, पारस्परिक संबंध होगा, और किसके किसके बीच होगा, लिविंग और नॉन लिविंग प्लस लिविंग एंड लिविंग। तो क्या होगा ये इंटरेक्शन बिटवीन यहाँ पे लिविंग प्लस लिविंग के बीच और लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच। क्लियर? तो पारिस्थितिकी क्या होगा, ये पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है किसके बीच, जैव और जैव के बीच, जैव और अजैव के बीच। क्लियर? तो आप लोग इसको लिख के चलो साथ में। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था बेटा? किसने दिया था? अर्नस्ट हीकल ने। इनका नाम है अर्नस्ट हीकल। और इन्होंने जो शब्द दिया था वो कौन सा दिया था, आप लोग बताओ। इन्होंने ये वाला शब्द दिया था इकोलॉजी का, या ये वाला शब्द दिया था? इकोलॉजी का कौन सा शब्द इन्होंने दिया था? जो ओ से शुरू हो रहा है वो वाला दिया था, ठीक है, ये वाला। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है
प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम बात करेंगे सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी की। यूज करोगे इसको? सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी, इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक देखा होगा आपने, अर्टिकोलॉजी बोला जाता है। अर्टिकोलॉजी, दूसरा होता है सिन इकोलॉजी, और यहां पे लास्ट में आएगा जीनिकोलॉजी। ठीक है, तो इसके टीम्स जो है वो सब डिविजन है इकोलॉजी में। बेसिकली जो कीवर्ड इकोलॉजी वो याद रखना आपको, पारिस्थितिकी क्या होता है? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। कीवर्ड क्या रहेगा यहाँ पे? पारिस्थितिकी क्या होगा? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। किसके बीच रहेगा? लिविंग और लिविंग प्लस लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच। तो ये कीवर्ड यहाँ पे। ठीक है, डिविजन्स ऑफ सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी में बात करेंगे तो यहाँ पे अर्टिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी और जीनिकोलॉजी। यहाँ पे तीन नाम आ रहे हैं और तीनों को ज्यादा जरूरी है। अर्टिकोलॉजी क्या होता है? अगर मान लीजिए हम बात करें, हम जितने भी पर्सन यहाँ पे क्लास में बैठे होंगे, अगर एक सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब यहाँ से बाहर निकल जाए और तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल रह जाएगा ये। तो यानी कि एक स्पेसीज की एक इंडिविजुअल की जो स्टडी कहलाएगी उसके पर्यावरण के साथ क्या कहलाएगी? अर्टिकोलॉजी। ठीक है, यानी किसी स्पेसीज के, किसी भी स्पेसीज, चाहे वो ह्यूमन स्पेसीज हो चाहे एनी अदर कोई भी स्पेसीज हो, अगर उसका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ मौजूद रहेगा तो उसकी एनवायरनमेंट के साथ जो स्टडी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? अर्टिकोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, सिनिकोलॉजी क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ कम्युनिटीज टू देयर एनवायरनमेंट, मतलब समुदायों का उसके पारिस्थितिकी के साथ जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? सिन इकोलॉजी कहलाएगा। समुदाय का उसके पर्यावरण के साथ या पारिस्थितिकी के साथ जो संबंध है वो क्या कहलाएगा? सिन इकोलॉजी। जीनिकोलॉजी क्या कहलाएगा? आवास के संबंध में जो जनसंख्या है उसके अंदर जो विविधता पाई जाएगी, कौन सी? आनुवंशिक विविधता, उसको क्या कहेंगे? जीनिकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो कीवर्ड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। ठीक है, और यहाँ जो हमारा कीवर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? कम्युनिटी। ठीक है, जीनिकोलॉजी में क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि इसको बोलेंगे आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता। तो बात करते पहले अर्टिकोलॉजी। यहाँ पे क्या होगा? इंडिविजुअल प्लस एनवायरनमेंट। जरा अर्टिकोलॉजी के बारे में लिखो। किसी जाति, किसी प्रजाति के, अर्टिकोलॉजी के बारे में, किसी प्रजाति के किसी एक जीव की
किसी प्रजाति के किसी एक जीव की उसके पारितंत्र के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया को अर्थ इकोलॉजी कहा जाता है। अर्थ इकोलॉजी कहा जाता है। अगला है सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी किसी समुदाय और उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया को सिन इकोलॉजी कहा जाता है। सिन इकोलॉजी कहा जाता है। अगला है जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी आवास के संबंध में जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता को जीनिकोलॉजी कहा जाता है। जीनिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पारिस्थितिकी संगठन के स्तर। इंग्लिश में लिखना होगा, उसको लिखोगे आप लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पारिस्थितिकी संगठन के स्तर। और जिसको इंग्लिश में लिखना वो लिखेगा लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कहां से शुरू होगा? ये वैसे तो देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स के लेवल से शुरू होता है। देखो ये कहां से शुरू होगा? ये शुरू होता है बायोमोलिक्यूल्स, जिसे जैव अणु बोलते हैं हम लोग, जो कि क्या होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, फिर अगला लेवल क्या आ जाएगा? सेल। कहाँ पाए जाएंगे? सेल में पाए जाएंगे। ठीक, कोशिका में। सेल्स के बाद क्या होगा? सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। ठीक है, जैसे ऊतक बोलते हैं हिंदी में, टिश्यूज। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। टिश्यू सिस्टम को ऑर्गन बोलेंगे, ऑर्गन। ठीक है, यानी कि अंग। ठीक है, ऑर्गन के बाद क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक, ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनेगा? पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या।
पॉपुलेशन के बाद क्या बनेगा? समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद अगला लेवल क्या आएगा? पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। उसके बाद अगला क्या आएगा? बायोम या जीवोम हिंदी में, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? बायोस्फीयर, जैव मंडल बोलते हैं। ठीक, तो ये सारे लेवल्स होते हैं पारिस्थितिकी संगठन में, ठीक है। लेकिन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, ऑर्गेनिज्म से लेके और बायोस्फीयर तक, ये मेन होता है। बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ मिलेंगे? जैविक अणु कहाँ मिलते हैं? कोशिका में। कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू यानी ऊतक बनाएंगे। ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? एक शरीर बनेगा, ठीक है। एक शरीर बना, ऑर्गेनिज्म बोला हमने उसको। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या? कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे अलग अलग जाति के, तो क्या उसको बोलेंगे? पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन के बाद क्या बनेगा? समुदाय। समुदाय के बाद पारितंत्र, और पारितंत्र के बाद जीवोम, और जीवोम के बाद बायोस्फीयर। इसको लिखो यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलेंगे जीव, इसको बोलेंगे समष्टि, समष्टि, और इसको बोलेंगे समुदाय, इसको बोलेंगे पारितंत्र, इसको जीवोम बोलेंगे, और इसको बोलेंगे जैव मंडल, ठीक है। तो ये इसके जो हमें पढ़ना है पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्रम में पूछता है, क्वेश्चन में कभी कभी दिया होगा कि इनको क्रम में लगाइए, तो आपको जब क्रम पता होगा तभी आप उसको क्रम में लगाओगे, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे क्रम पूछेगा, ऑर्गेनिज्म पूछेगा, ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक का पूछेगा, और ये क्रम गड़बड़ कर देगा, मतलब इनका जो ऑर्डर है वो गड़बड़ कर देगा। और उसमें क्या रहेगा? आपको ऑर्डर से लगाना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे करें इसको, ये क्रम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाएगा क्या ये क्रम सही है, तो इसको हम सही ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगा, जो कि सही है। पॉपुलेशन के बाद क्या आ जाएगा? कम्युनिटी है नहीं, कम्युनिटी नहीं है, तो दूसरा क्या आएगा? इकोसिस्टम आ जाएगा। फर्स्ट इसको दे देते हैं यहाँ पे, अब सेकेंड इसको कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? बायोम आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा? बायोस्फीयर। तो इस तरीके से ये दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर? तो ये इसको प्रॉपर तरीके से और ऑर्डर में याद करना जरूरी है। इसका जो ऑर्डर है वो क्रम जो है यही रहेगा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये गड़बड़ होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ठीक है, अगर हम बात करें इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे छोटी इकाई किसको माना जाएगा? यहाँ पे जीव, यानी कि जीव के स्तर से शुरू किया जाएगा, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्तर बोला जाएगा, यानी जटिल स्तर बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा? बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर जीव और पॉपुलेशन, समष्टि जिसको बोले, इन दो के बारे में पढ़ना जरूरी है।
और खासतौर से समष्टि के बारे में। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होगा, किसी एक प्रजाति का, किसी एक प्रजाति का। प्रजाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज क्या होता है, ये इन जीवों का ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, एक क्षमता होती है इंटरब्रीड करने की। इंटरब्रीड करने की क्षमता होती है, जीवों का ग्रुप होता है, उसे क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। और जो स्पीसीज टर्म दिया किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने दिया था, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किसको स्टडी करेंगे, जीवों के ऊपर पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन, पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन। जैसे अगर कोई जीव है तो उसके लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पानी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सारी बातें कहाँ होंगी, यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जीव स्तर पे, पॉपुलेशन स्तर पे क्या स्टडी किया जाएगा, पॉपुलेशन में एक ही जाति के सभी जीवों को पढ़ा जाएगा, एक ही प्रजाति के सभी जीवों का अध्ययन, सभी जीवों का अध्ययन, ठीक है। और यहां पे स्टडी क्या करेंगे, पॉपुलेशन में क्या स्टडी करेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, यहां पे पढ़ते हैं जन्म दर, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपसे कभी कभी ये पूछ ले जाए कि जीव स्तर पर हम किस चीज की स्टडी करेंगे, तो आपसे जवाब क्या आएगा, जीवों पर पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन। जीव स्तर पर क्या पूछा जा सकता है, जीवों के ऊपर पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, जीव स्तर पर। पॉपुलेशन स्तर पर यानी समष्टि के स्तर पर किसका अध्ययन करेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, जनघनत्व, ठीक है, एज ग्रुप या एज पैरामीटर, इन सब का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे, ठीक। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यष्टि में, व्यष्टि दो टर्म है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल, ठीक। व्यष्टि में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाएगा, किसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, ये हटाओ। ऑप्शन है यहाँ पे, आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है, जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म, जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व, बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, व्यष्टि में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाएगा, कितने लोग कहेंगे कि जन्म दर का, हाथ उठाओ, कोई नहीं। कितने लोग कहेंगे मृत्यु दर का,
कितने कहेंगे जन घनत्व का? जन घनत्व। कितने कहेंगे जन्म का? अरे हाँ या ना तो बोलो, कोई हाथ उठाओ। हाथ उठाने में क्या है? अच्छा ऑप्शन बताओ, पहला वाला सही है यहाँ पे, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला? थर्ड वाले के फेवर में कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। थर्ड वाला ही सही है यहाँ पे, ठीक है? ठीक, क्योंकि बेटा सीधी बात है, अगर यहाँ इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल या तो मरेगा या जिएगा, या उसकी उम्र होगी। यहाँ पे एक व्यक्ति की जन्म दर नहीं होगी। जन्म दर किसके साथ होती है? एक जनसंख्या के साथ होती है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? जैसे अगर जन्म दर की बात करें तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ हमारा ग्रुप है, ठीक है, जितने भी पर्सन है, मान लो 50, 60 या 100, तो यहाँ हम जन्म दर को निकालेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति अकेला होगा यहाँ पे, तो या तो वो जिएगा या मरेगा, तो उसमें जन्म दर या मृत्यु दर नाम की कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये किस में निकालते हैं? दरें जितनी है, दरें ये सारी कहाँ होंगी? जनसंख्या के लेवल पे, यानी समष्टि के लेवल पे होंगी। और केवल अगर जन्म पूछा जाए, मृत्यु पूछा जाए, उम्र पूछा जाए, तो ये कहाँ मिलेगी? ये व्यष्टि यानी इंडिविजुअल स्तर पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, अगर मान लीजिए एक ही प्रजाति है, अगर मान लीजिए हमने बात करी होमो सेपियंस सेपियंस की, मानव जाति, मानव प्रजाति, तो यहाँ पे हम मानव की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, समष्टि में एक ग्रुप के सभी, अगर मान लो यहाँ पे समष्टि की बात करें तो यहाँ क्या होगा? एक प्रजाति के सभी जीव, एक प्रजाति के सभी जीव, एक प्रजाति के सभी जीव, और व्यष्टि में क्या होगा? एक प्रजाति का एक ही जीव। व्यष्टि में क्या होगा? एक प्रजाति का एक ही जीव, तभी उसको इंडिविजुअल बोला जाएगा ना। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत, यानी केवल अकेले व्यक्ति से जुड़ा हुआ। बात समझ आ रही है? समष्टि की बात करेंगे तो एक प्रजाति के सभी जीव, अगर व्यष्टि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक प्रजाति का एक जीव। क्लियर? तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। तभी तो हम क्या कहते हैं कि व्यष्टि में जन्म और मृत्यु या उम्र को देखते हैं, और समष्टि में क्या देखते हैं? जन्म दरें होती हैं, मृत्यु दरें होती हैं, औसत उम्र होती है। वहां पे केवल उम्र नहीं होगी, वहां पे क्या होगा? औसत आयु निकालते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे बात करें, हम रूम में कितने लोग? 50 लोग हैं ना, तो हमने एक गणना कर ली कि हमारी औसत उम्र क्या है? लगभग 70 साल। ठीक है, तो हमारी ये एवरेज एज हो गई। ठीक, तो एवरेज एज कहाँ देखेंगे हम लोग? पॉपुलेशन यानी कि समष्टि के स्तर पर देखेंगे। और केवल अगर एक व्यक्ति की बात करें तो उसमें क्या होगा? सीधे सीधे बोल देंगे कि हाँ भाई इतनी उम्र का है, 50 साल इसकी उम्र है, यानी कि 50 वर्ष का हो गया। तो वहाँ पे औसत एज का जो है कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों। व्यष्टि समष्टि बोलेंगे, केवल एक होगा तो उसको व्यष्टि बोलेंगे। ठीक है, इसको लिख लो चाहो तो। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे? पॉइंट में लिखो जरा इसको। ऑर्गेनिज्म तो सब में होता है ना। अगर मतलब स्पीशीज की बात करें तो वहाँ भी ऑर्गेनिज्म है। एक ही प्रजाति का, मान लो हमने अगर कोई आम का पेड़ लिया है, तो आम का जीनस क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा उसका साइंटिफिक नेम हो गया, मैंजिफेरा इंडिका। तो हम सभी आम के पौधों की बात करेंगे। ठीक है, और अगर हम उसकी व्यष्टि को देखेंगे तो मैंजिफेरा जीनस में, यानी मैंजिफेरा इंडिका की बात करें ना, आम का बॉटनिकल नेम है मैंजिफेरा इंडिका, तो उसमें हम सिर्फ एक आम के पौधे को गिनेंगे तो वो क्या हो जाएगा? व्यष्टि। अगर हम सभी आमों के पौधे को गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पॉपुलेशन यानी समष्टि हो जाएगा। ठीक है, बताओ। टाइगर का अगर हम बात करें तो उसकी जूलॉजिकल नेम हो गया पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा टाइग्रिस के अंदर जितने भी पैंथेरा टाइगर होंगे वो सारे क्या होंगे? उसकी पॉपुलेशन होगी। लेकिन वहीं अगर एक शेर या एक टाइगर की बात करेंगे तो वो क्या बनाएगा? व्यष्टि बनाएगा। ठीक है, हाँ देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बात नहीं बताता।
single organism of a species. Single organism of a species of the same area, of the same area at a given time. At a given time. ठीक है, बात करते हैं समष्टि की। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। All the organisms of the same species. All the organisms of the same species of the same area ये क्या बनाएगी? पॉपुलेशन। क्लियर? डाउट कोई? अब अगर किसी को डाउट है दोबारा पूछो। केवल एक प्रजाति के एक जीव की जब अध्ययन किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? व्यष्टि। एक प्रजाति के सभी जीवों का अध्ययन किया जाएगा तो उसको बोलेंगे समष्टि। क्लियर? नोट कर लो इसको। चाहो of the same area और लिख लेना। At a given time। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्या प्रकृति में केवल एक व्यष्टि मिल सकता है? थियोरेटिकली अगर देखा जाए, क्या प्रकृति में केवल एक व्यष्टि मिल सकता है? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉपुलेशन मिलेगा। याद रखना, जब भी हम मिलेंगे, जब भी मतलब किसी भी चीज को अगर देखेंगे, कोई भी लिविंग स्पीसीज की बात करेंगे तो वहां पे उसकी क्या मिलेगी? पॉपुलेशन मिलेगी, ना कि व्यष्टि मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इरेज कर दो। ओके, बात करते हैं एनवायरनमेंट के। ठीक, पर्यावरण। पर्यावरण किसको बोलेंगे? ठीक है, हमारे आसपास जो चारों ओर विद्यमान है उसको क्या बोलेंगे? पर्यावरण। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छे ढंग से बोले तो क्या बोलेंगे? हाँ बेटा, आसपास पाए जाने वाले सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग। हाँ ठीक है, और कोई? पर्यावरण को सिंपली हम बोल सकते हैं परिस्थितियाँ। पर्यावरण को अगर सिंपली भाषा में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? परिस्थिति। क्या होती है ये परिस्थितियाँ? अगर इसको डिफाइन करें तो ये क्या होंगी? परिस्थितियाँ। पारिस्थितिकी नहीं है ये, परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, मीन्स कंडीशंस। अराउंड, यानी कि परिस्थितियाँ किसके चारों? जीव के चारों। ठीक है, ये परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं? भौतिक,
और सांस्कृतिक। भौतिक में ही बेटा अजैविक आएगा। अजैविक जो बोल रहा है वो किसमें आएगा? भौतिक। ठीक है, और रसायन वाले केमिस्ट्री में आएंगे। हालांकि केमिस्ट्री यहाँ पे एक तरीके से भौतिक फैक्टर में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जीव की चारों परिस्थितियां क्या हो जाएगी? भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। अब क्वेश्चन पूछा जाए और यहाँ पे सांस्कृतिक आपको क्योंकि आपने सांस्कृतिक कभी सुना नहीं होगा कि पर्यावरण में सांस्कृतिक पहलू भी शामिल होगा, और ऑप्शन में दे दिया जाए कि परिस्थितिकी में क्या क्या होगा, पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है। तो उसमें एक ऑप्शन में दिया होगा आपको भौतिक, दूसरे में दिया होगा जैविक, तीसरे में दिया होगा सांस्कृतिक, और चौथे में दे दिया उसने सभी। और एक ऑप्शन में अपनी ऑप्शन और ऐड कर दे रहा हूँ, 1 and 2, 1 and 2। तो ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे? ये वाला टिक करेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है। लेकिन सांस्कृतिक को भूल जाएंगे। शायद कभी सुना ही नहीं होगा कि इसमें सांस्कृतिक चीज भी शामिल हो सकती है, ठीक है। तो सांस्कृतिक वाला पहलू हम लोग को नहीं पता होता है, जबकि इस पर्यावरण में क्या आएगा? भौतिक भी आएगा, जैविक भी आएगा, सांस्कृतिक भी आएगा, सभी आएगा, ठीक। सांस्कृतिक में मतलब होता है कोई रीति रिवाज, कोई कल्चर या कोई परंपरा। क्या बेटा जोर से बोलो। हाँ देखो, पर्यावरण में जब पढ़ेंगे तो इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी एक चीज को ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोड़ दें, ठीक। तो तीनों पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आया भी है और गलत भी हुआ है कि अगर पूछा गया ऑप्शन में था भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, और उसने इसी तरीके से दिया 1 and 2 को ऑप्शन एक में दे दिया और संस्कृति वाला सभी ने गलत कर दिया। उन्होंने 2 को ही सही करा अधिकतर लोगों ने, और संस्कृति वाला गलत मार्क कर दिया, जबकि होना क्या था? सभी सही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि सभी वाला सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, ठीक। तो ये इतने नाम नोट करो केवल, बस क्या करना है, नाम नोट कर लो कि जो जीवों की चारों परिस्थितियां वो कैसी होंगी? अजैव होंगी, जैव होंगी। अजैव का मतलब भौतिक, अजैव, जैव और सांस्कृतिक, सभी अजैव। सांस्कृतिक में क्या आएगा? कोई परंपरा हो गई या कोई धार्मिक रिचुअल हो गया, इस तरीके से कोई, तो वो क्या आ जाएगा? सांस्कृतिक में आ जाएगा। हो गया? अब बात करेंगे पर्यावरण की, जो कारक है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक 2 प्रकार के होंगे, जैव और अजैव। यानी कि ये बायोटिक और क्या होगा यहाँ पे? बायोटिक। अजैव घटक और ये कहलाएगा जैव घटक। ठीक है, ये टेबल बना दो पूरी तरह। ए बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा? एबायोटिक फैक्टर में क्या होगा? क्लाइमेटिक फैक्टर आएंगे यहाँ पे, जलवायु कारक जो होंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब जलवायु कारक। दूसरे में क्या आएगा? इडैफिक फैक्टर, इडैफिक फैक्टर। और लास्ट में क्या आएगा? टोपोग्राफिक फैक्टर। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, सारे फैक्टर के नाम और कौन सा फैक्टर किस कैटेगरी में है ना, ये भी जरूरी है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब जलवायु कारक, इडैफिक मतलब मृदा संबंधी कारक। तो इडैफिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मृदा संबंधी कारक, मृदा यानी भूमि से संबंधित, मृदा संबंधी कारक।
टोपोग्राफिक का मतलब हो जाएगा जो हमारे पृथ्वी की स्थलाकृतियां हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की भू स्थितियां, पृथ्वी की भू स्थितियां किसमें आएंगी? टोपोग्राफिक फैक्टर में। ठीक है, अब जरा क्लाइमेटिक फैक्टर को एक बार सुन लो क्या होता है। लाइट यहाँ आएगी, यानी कि जो हमारा जो लाइट सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो किसमें आएगा? एक क्लाइमेटिक फैक्टर में आएगा। टेम्परेचर कहाँ आएगा? ये भी क्लाइमेटिक फैक्टर में आएगा। ठीक, और इसमें और क्या क्या आएगा? वर्षा, यानी वर्षण या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, तो ये किसमें आएगा? क्लाइमेटिक फैक्टर में आएगा। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वातावरण में जो नमी यानी आर्द्रता होगी वो किसमें आएगी? क्लाइमेटिक फैक्टर में आएगी। इसके अलावा क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर, जो वायुमंडल में जो हवा होती है वो किसमें आएगी? ये भी क्लाइमेटिक फैक्टर में आएगी। ठीक है, इडेफिक फैक्टर यानी कि मृदा संबंधी जो कारक है उसमें क्या आएगा? सॉइल के इनऑर्गेनिक मैटर, सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा? मतलब जो सिंपली कह सकते हो जो एलिमेंट है, जो हमारे केमिकल एलिमेंट है, जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या हो गया? सॉइल इनऑर्गेनिक मैटर में। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में क्या आएगा? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में जो पत्तियां सड़ गल जाती हैं वो कहाँ जाती हैं? सॉइल में जाती हैं। देखा होगा डेब्रिस का फॉर्म करती हैं। ठीक है, जिससे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस क्या है? एक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, उसके अलावा क्या आएगा? सॉइल वाटर, जो पृथ्वी के अंदर पानी वो क्या होगा? वो भी इडेफिक फैक्टर में आएगा। सॉइल एयर, देखा होगा कि भूमि के कणों में क्या होता है? बीच बीच में जगह होती है, तो उसमें क्या होती है? सॉइल एयर होती है। ठीक, तो वो कहाँ आएगा? मृदा संबंधी कारक में आएगा। सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर मिट्टी में केंचुआ है तो क्या कहलाएगा? सॉइल ऑर्गेनिज्म, तो वो कहाँ जाएगा? इडेफिक फैक्टर में आ जाएगा। टोपोग्राफिक फैक्टर की बात करें तो इसमें भू स्थितियाँ क्या क्या हो जाएंगी? देखा होगा कोई माउंटेन है, माउंटेन है ना, पहाड़, पर्वत, चोटियाँ, ये सारी क्या है? टोपोग्राफिक फैक्टर है। अगर उस चोटी की ढलान को देखा जाए वो क्या है? वो भी क्या हो गया? टोपोग्राफिक फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसको टेबल के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे नंबर एक करके लिखो। लाइट, टेम्परेचर, लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, और जिसको ये समझने में दिक्कत है उसको ब्रैकेट में लिखना वर्षण, यानी वर्षा, वर्षा, कोहरा वगैरह सब एक है। ठीक, कोहरा, वर्षा, धुंध, फॉग, स्मॉग, तो भी स्मॉग भी फॉग है। फिर उसके बाद इसके दो टाइप है, वो यहाँ लिखे हैं। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जिसको आर्द्रता बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। अब जिसको समझने में दिक्कत है वो यहाँ पे आर्द्रता लिखो या ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगला आएगा एटमॉस्फेरिक एयर। ये सारे क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर में आएगा। अब आपसे सीधा सीधा ये पूछ दिया जाए कि इसमें से जो फैक्टर है कौन सा क्लाइमेटिक है और कौन सा इडेफिक है। अभी तो हमने क्लाइमेटिक की बात की है, इडेफिक लिखेंगे, तो दोनों फैक्टर आपस में मिला दिया जाए, इडेफिक वाला यानी कि मृदा संबंधी वाला, क्लाइमेट वाला, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्लाइमेटिक है और कौन सा इडेफिक है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है। ये लिखिए सारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इडेफिक फैक्टर।
इडेफिक नाम याद रखना, क्योंकि कभी कभी हिंदी में ही इडेफिक लिख के आता है। क्या होता है कि कोई इंग्लिश का शब्द है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट ना करके उसको एज इट इज़ हिंदी में बना के लिख दिया जाता है, तो इसीलिए इंग्लिश के नाम याद करना जरूरी है। इडेफिक फैक्टर, तो इसमें पहला क्या होगा, सॉइल इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे क्या क्या हो गया, जैसे हो गया आयरन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और एक्सेट्रा। ठीक है, Fe किसको बोलते हैं, आयरन को, K फॉर पोटेशियम, Ca फॉर कैल्शियम, S फॉर सल्फर। इसके अलावा बहुत होते हैं। अगला आ जाएगा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे कर लो ह्यूमस। ह्यूमस। अगला लिखो सॉइल मॉइस्चर। अगर सॉइल मॉइस्चर के नाम से पूछेगा तो कौन सा फैक्टर हो जाएगा, इडेफिक फैक्टर। अगर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के नाम से पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना। ऐसे ही सॉइल एयर के नाम से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इडेफिक। एटमॉस्फेरिक एयर के नाम से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेटिक। इसका अगला है 5वें नंबर पे सॉइल ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा पता ही होगा, सबका प्रिय क्या है, केचुआ। ठीक है, किसानों का मित्र बोला जाता है, इसीलिए सबका प्रिय होता है। तो अब यानी केचुआ। सॉइल माइक्रोब्स भी होते हैं, हमने ऑर्गेनिज्म की बात की है, लेकिन सॉइल माइक्रोब्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इडेफिक फैक्टर्स। ठीक, अगला है टोपोग्राफिक फैक्टर। बात करते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर की। टोपोग्राफिक फैक्टर में क्या आएगा, पहाड़ हो गए, चोटियां हो गई, चोटियां मतलब पीक्स। ठीक है, पहाड़ों की ढलान, पहाड़ों की ढलानों की प्रवणता, पहाड़ों की ढलानों की प्रवणता। ये यहाँ आएंगे सारे टोपोग्राफिक फैक्टर में है। हो गया। अच्छा, फैक्टर को स्टडी किस फॉर्म में किया जाएगा, फैक्टर को पढ़ा किस फॉर्म में जाता है। फैक्टर को पारस्परिक अंतःक्रिया के फॉर्म में पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ते हैं, फैक्टर को पारस्परिक अंतःक्रिया के रूप में पढ़ा जाता है, ये स्टडी किया जाता है। कैसे, ये देखते हैं। देखो,
हमने बात किया यहाँ पे प्लांट लिख दिया, ठीक है, प्लांट लिखा, और यहाँ पे एनिमल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने मानव लिख दिया यानी मैन, ये मैन काइंड, और यहाँ पे माइक्रोब्स लिख दिए। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, बेटा बात में। और यहाँ पे किस तरीके का इंटरेक्शन होगा दोनों में? प्लांट क्या करेगा? एनिमल से इंटरेक्ट करेगा, और एनिमल किससे इंटरेक्ट करेगा? प्लांट से, ठीक है। एनिमल किससे इंटरेक्ट करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और माइक्रोब्स किससे इंटरेक्ट करेगा? एनिमल से। मैन माइक्रोब से इंटरेक्ट करता है, और माइक्रोब मैन से। प्लांट मैन से इंटरेक्ट करेगा, और मैन प्लांट से, ठीक है। और कोई इंटरेक्शन बचता है? बिल्कुल बचता है, क्योंकि अभी तो अजैब कारक आ ही नहीं। अच्छा, ये भी है, प्लांट्स डायरेक्ट माइक्रोब से करेगा, और माइक्रोब प्लांट से करेगा। ऐसे ही मैन अदर एनिमल से करेगा, और एनिमल मैन से करेगा। दिस इज द काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग और लिविंग। अब इसमें लिविंग है ना, यहाँ पे ऑन सारा नॉन लिविंग नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सन की बात करें, ठीक है, सन बना दिया, ठीक। यहाँ पे एक कॉर्नर पे क्या बना दिया? एयर। यहाँ एक कॉर्नर पे बना दिया हमने वाटर, ठीक है। यहाँ एक कॉर्नर पे बना दिया टेम्परेचर, और इस कॉर्नर पे क्या बना दिया? सॉइल में, ठीक है। प्लांट्स का वाटर के साथ, मैन का टेम्परेचर के साथ, माइक्रोब्स का सॉइल के साथ, एनिमल्स का एयर के साथ, ठीक हो गया इंटरेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं कि प्लांट केवल वाटर के साथ ही करेगा, प्लांट टेम्परेचर के साथ भी करेगा, प्लांट सॉइल के साथ भी करेगा, प्लांट एयर के साथ भी करेगा। ऐसे ही एनिमल किसके साथ करेगा? एयर के साथ भी करेगा इंटरेक्ट, सॉइल के साथ, टेम्परेचर के साथ, वाटर के साथ, और यहाँ पे जो लाइट बच रही है वो यहाँ पे आ रही है, इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही मैन किसके साथ करेगा? वाटर के साथ, टेम्परेचर के साथ, सॉइल के साथ, एयर के साथ। माइक्रोब लाइट टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और एयर सभी के साथ, ठीक है। और ये जो हमने अजैब कारक बनाए, ये आपस में भी तो इंटरेक्ट करेंगे, तो ये भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। और लाइट सभी के साथ, तो इसको इस तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंटरेक्शन चलता है फैक्टर्स का, यानी लिविंग और लिविंग के बीच में, और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। कैसे चलेगा? प्लांट्स लाइट और वाटर के साथ क्या मिलकर बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट बनाया, कहाँ गया? सभी एनिमल्स के पास आया, एनिमल्स के पास आया, एनिमल्स की डेथ यानी मर गया वो, डिके हुई क्या बना? माइक्रोब्स उसको और तोड़ते हैं फिर, ठीक है। तोड़ा तो दोबारा कहाँ गया? सॉइल में गया, सॉइल के जरिए फिर कहाँ आ रहा है? प्लांट्स में, क्योंकि उन्हें मिनरल्स चाहिए होते हैं, जमीन से लेते हैं। मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? जमीन से लेते हैं, दोबारा प्लांट्स में गए, ठीक है। इस तरीके से साइकिलिंग चलती रहती है, सारे फैक्टर्स आपस में क्या होते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। तो इसको बनाना चाहता हूँ आपको,
साफ बनाना, मैंने ऐसे बनाया है जल्दी में, अपनी कॉपी पे लेकिन थोड़ा सा ठीक बनाना ताकि खुद को समझने में ठीक लगे। एक पूरे पेज पे बनाना तो आसानी से बनेगा, वरना एक आधे आधे पेज पे बनाओगे तो आधा अगले पेज पे जाएगा और आधा एक पेज पे जाएगा। ओके हो गया बेटा सबका? क्या ये पूरा का पूरा एक पारितंत्र में घटना चल रही है, ठीक? ये कहाँ होगी? सारे के सारी घटना जो है पूरे एक पारितंत्र, ठीक? ये करने जाओ। कुछ टर्म्स है उनको और देखो। समुदाय की परिभाषा क्या होगी? समुदाय को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी। देखो हमने पॉपुलेशन की बात की थी तो उसमें क्या किया था? एक प्रजाति के सभी जीव, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट पॉपुलेशंस, मतलब अलग अलग प्रजाति के जीव आएंगे, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? डिफरेंट पॉपुलेशंस, अलग अलग प्रजाति के जीव, प्रजाति के जीव मिलकर क्या बनाएंगे? समुदाय। मिलकर समुदाय बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं, ठीक है? ये टर्म्स याद रखना है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, समुदाय और अगला जो आएगा इकोसिस्टम, फिर उसके बाद बायो। ये सारे के सारे टर्म्स याद रखना है। तो इसको अगर जिसको लिखना है ये क्या कहलाएगा? ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट, ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट बट इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन, बट इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन। of the same area। ये क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। देखो डिफरेंट का मतलब ही क्या हो गया कि अलग अलग प्रजाति के। इंटरैक्टिंग मतलब उनमें आपस में आदान प्रदान होना चाहिए। आदान प्रदान कैसे? मतलब हम यहाँ पे एक कमरे बैठे हैं, अगला कमरा वो क्लास कर रही है, हमें किसी चीज़ की जरूरत है, हमने वहाँ से ले लिया, उन्हें किसी चीज़ की जरूरत है, उन्होंने यहाँ से ले लिया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है? तो ये इंटरेक्शन चलता है। और चूंकि एरिया सेम है, एरिया हमको सेम रखना है, एरिया क्या हो जाएगा? ड्रमंड टॉरस, एरिया सेम होगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? कंडीशंस क्या क्या हो गई? ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट बट इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ द सेम एरिया, मतलब एक ही एरिया की या पर्टिकुलर एरिया की जिसमें कि दो या दो से अधिक पॉपुलेशन हो सकती हैं, उनके समुदाय को या उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। क्लियर? तो ये उसकी डेफिनेशन है।
इकोसिस्टम जो भी एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है उसको बाद में देखेंगे। इसके बाद जो अगला है उसको पढ़ो बायोम, और हिंदी में बोलते हैं उसको जीवोम। बायोम किससे मिलके बनेगा? ठीक है, बायोम कम्युनिटी से मिलके बनेगा। ऐसे इकोसिस्टम किससे मिलके बन रहा है? इकोसिस्टम भी कम्युनिटी से मिलके बन रहा है। लेकिन इकोसिस्टम और बायोम में थोड़ा सा अंतर ये है कि बायोम का जो दायरा है वो थोड़ा सा बृहद है, यानी विस्तृत हो जाता है। ठीक है, बायोम का दायरा इकोसिस्टम से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इकोसिस्टम लेवल पे और बायोम लेवल पे हम क्या पढ़ेंगे? समुदाय के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोम के बारे में बात करेंगे। तो बायोम किससे मिलकर बना होता है? तो ये समुदायों से मिलकर बना होता है। ये समुदायों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बायोम क्या होता है? ये समुदाय से मिलकर बना होता है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या कोई भी दो बायोम समान हो सकते हैं? कोई भी दो बायोम जैसे टुंड्रा है या ट्रॉपिकल रीजन है समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो कोई भी दो बायोम समान नहीं होंगे। इसकी कुछ विशेषताएं जरा उन्हें देखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या बेटा? यहाँ पे देखेंगे इसकी विशेषताएं। क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट क्लाइमेट पैटर्न, डिस्टिंक्ट क्लाइमेट पैटर्न। मतलब विशिष्ट जो है वातावरणीय दशाएं होना चाहिए। विशिष्ट वातावरणीय दशाएं होना चाहिए यहाँ पे। वेजिटेशन टाइप होना चाहिए, वेजिटेशन टाइप मतलब जो वनस्पतियां हैं उनका एक विविध प्रकार होना चाहिए या विशेष प्रकार, और स्पीसीज में एडाप्टेशन होना चाहिए। स्पीसीज एडाप्टेशन। क्यों कोई भी दो बायोम समान नहीं होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बायोम में अलग जलवायु दशाएं होंगी तो दूसरे में अलग जलवायु दशाएं होंगी। एक बायोम में जो वेजिटेशन है यानी वनस्पतियां वो अलग प्रकार की होंगी, दूसरे में अलग प्रकार की होंगी। एक बायोम में स्पेसीज में जो अडाप्टेशन है, अनुकूलन है, वो एक अलग प्रकार का होगा, दूसरे में अलग प्रकार का होगा। इसीलिए कोई भी दो बायोम आपस में समान नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी दो बायोम आपस में समान नहीं होंगे, इसीलिए कोई भी दो बायोम आपस में समान नहीं होंगे। बायो मतलब समुदायों का एक ग्रुप होता है। देखो, सपोज हमने बात कर रहे हैं एक ट्रॉपिकल बेल्ट की। ठीक है, पृथ्वी के पास क्या है? एक ट्रॉपिकल बेल्ट है। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई, नॉर्थ, और ये क्या हो गया? 23.5 डिग्री साउथ हो गई। ठीक है, तो जो 0 डिग्री इक्वेटर के पास में जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे? विषुवतीय क्षेत्र या विषुवत रेखा क्षेत्र बोलेंगे। तो वो एक प्रकार का अलग बायोम है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा थोड़ा अक्षांशों की तरफ ऊपर बढ़ेंगे तो उनमें जो है जैसे ही वातावरणीय परिस्थिति में बदलाव आएगा, बायोम बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
वहाँ पे देखोगे वनस्पतियाँ भी अलग प्रकार की होंगी, जीवों में अनुकूलन भी अलग प्रकार के होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की तरफ नीचे बढ़ेंगे तो वहाँ भी वातावरणीय परिस्थितियाँ अलग हो जाएंगी, ठीक है, और वनस्पतियाँ बदल जाएंगी और जो जीव है उनमें अनुकूलन भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय भालू पोलर बेयर जिसको कहते हैं, वो यहाँ क्यों नहीं पाया जा रहा? ठीक है, अगर हम ध्रुवीय भालू की बात करें और उसको हम यहाँ पे ला के रखें और उसे पालतू बनाने की कोशिश करें, क्या वो रह पाएगा यहाँ पे? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रहने के लिए अनुकूलित हुआ है कहाँ पे? ध्रुवों पे रहने के लिए अनुकूलित हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगर आम का पौधा हम देखते हैं और उसको हम जाके क्या कहते हैं पोलर रीजन पे उगाएं, क्या उग जाएगा? नहीं उगेगा। वजह उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और उसको एक टेम्परेचर चाहिए जो कि ठंडे क्लाइमेट में नहीं होगा। ऐसे ही हम ठंडे क्लाइमेट में उगने वाली वनस्पति को यहाँ उगाने की कोशिश करें 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास, तो वो क्या यहाँ उग पाएगा? नहीं उगेगा। तो ये परिस्थितियाँ जिसके कारण जो है जीवों में बदलते हैं, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट क्लाइमेट पैटर्न हो गया, वेजिटेशन टाइप हो गई और जीवों में क्या हो गया? अनुकूलन हो गया। इसी की वजह से बायोम बदलते हैं, ठीक है। हाँ, बायोम अलग अलग प्रकार के, टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया, इस तरीके से शीतोष्ण हो गया, विश्वोत्तरीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, ग्रासलैंड हो गए, ठीक। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे पता चलेगा कोई जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या में पता करना है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे क्या होगा? जन्म दर होगी, मृत्यु दर होगी, अप्रवासन होगा, उत्प्रवासन होगा। इसके टर्म कुछ बदल जाएंगे। जन्म दर को क्या कहते हैं? बर्थ रेट, और एक साइंटिफिक टर्म और आ जाएगा, इसको बोलते हैं नेटैलिटी। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ तो अभी बताओ, मैंने लिखा है, अभी बताया। इसको बोलेंगे मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी, ठीक है। अप्रवासन को बोलेंगे एमिग्रेशन। और इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। उल्टा हो गया, ये इमिग्रेशन होगा। और ये एमिग्रेशन होगा। ये क्या है? 1/3 की लीड आगे हुई है। वेरी गुड। चलो, जन्म दर क्या होगा? इसको साइंस, वैसे तो हम लोग इसको बर्थ रेट बोलते हैं बेटा। अभी तक क्या सुना है? बर्थ रेट। जिसने अगर नेटैलिटी नहीं सुना वो याद कर लो, नेटैलिटी भी बोला जाता है, ठीक है। जन्म मृत्यु दर को क्या बोलते हैं? डेथ रेट। अगर जिसने मोर्टेलिटी नहीं सुना है तो वो मोर्टेलिटी याद करो। अप्रवासन को बोला जाता है इमिग्रेशन, ठीक है। उत्प्रवासन को बोला जाता है एमिग्रेशन। ये सारे टर्म्स याद रखना जरूरी है। इकोलॉजी है ना, शुरुआत में थोड़ी सी बोरिंग लग रही है। अच्छा, एक चीज, जन्म दर होता क्या है? हाँ, जन्म दर क्या होता है? प्रति इंडिविजुअल ले लेते हैं, वो अपना
याद कर लेना, प्रति 100 ले लेना, प्रति 10 ले लेना, प्रति 1000 ले लेना। हम लोग पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जैसे पर इंडिविजुअल। अब इसमें क्या करेंगे, पर इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे 10 भी हो सकता है, पर 10 हो सकता है, पर 100 भी हो सकता है, पर 1000 भी ले सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये पैरामीटर यहाँ पे हटा के थोड़ा सा पर इंडिविजुअल कर देते हैं। एक इंडिविजुअल पर जन्म लेने वालों की संख्या क्या कहलाएगी, जन्म दर। एक इंडिविजुअल पर जन्म लेने वालों की संख्या क्या कहलाएगी, जन्म दर। एक इंडिविजुअल पर यानी कि मौत की संख्या, होने वाली मौतों की संख्या क्या कहलाएगी, मृत्यु दर। तो हो गई। अब एक इंडिविजुअल मतलब वो 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने क्या ले लिया, पर इंडिविजुअल ले लिया। पर इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, वो प्रति 10 भी हो सकता है, प्रति 100 भी हो सकता है और प्रति 1000 भी हो सकता है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, नेटालिटी या जन्म दर में क्या कर दिया, नंबर ऑफ बर्थ्स पर इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम क्या कहलाएगा, जन्म दर। नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम क्या कहला रहा है, जन्म दर। मृत्यु दर ऐसे क्या हो जाएगा, ये भी नंबर ऑफ डेथ पर इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम। नंबर ऑफ डेथ पर इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा है जन्म दर और मृत्यु दर की। अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन थोड़ा सा समझने वाला ये है, यहाँ पे क्या होता है इसे देखते हैं। इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है इन। अगर याद करना है तो इसको आई एम को इन समझ लो। हाँ, वही बताओ। इनको किससे रिलेट कर लो, इनसे। समझने के लिए, करना नहीं है, समझने के लिए क्या करना है, आई एम को यानी इम को किससे रिलेट कर देना है, इम से, इन से। मतलब बाहर से जो अंदर आ जाए, इन मतलब अंदर आना। ठीक है, इन मतलब अंदर आना। तो बाहर से जो हमारे समुदाय में आ जाए, अब हम फॉर एग्जांपल ये क्लास है, बगल वाली क्लास से यहाँ पे कुछ बच्चे आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। ठीक है, बगल वाली क्लास से कुछ बच्चे अगर यहाँ आ जा रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। ई को क्या कर लो, ई मतलब एक्स कर लो, एक्स मतलब होता है बाहर। ठीक है, समझने के लिए बताओ। यहां से कुछ बच्चे उठकर दूसरी क्लास में चला जाए तो क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में अंतर है। इम का मतलब होता है इनसे लगा दो, यानी कि यहाँ पे अंदर आ जाए, यानी बगल वाली क्लास से कुछ बच्चे आके यहाँ बैठ जाए तो वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेशन। और अगर यहाँ के कुछ बच्चे उस वाली क्लास में चले जाए तो क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि पे प्रभाव क्या पड़ता है, जरा इसको देखते हैं। देखो, हम कैसे कहेंगे कि किसी जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि हो रही है, नकारात्मक। तो b प्लस आई, ठीक है, अगर बड़ा होगा किससे, m प्लस ई से। जरा इसको भी जान लो क्या है, b फॉर बर्थ रेट या नेटालिटी, B फॉर बर्थ रेट या नेटालिटी, I फॉर क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन, M फॉर क्या हो जाएगा, डेथ रेट या मोर्टेलिटी, और E फॉर क्या हो जाएगा बेटा, एमिग्रेशन। क्लियर? E फॉर क्या है, बर्थ रेट, I फॉर क्या है, इमिग्रेशन, M फॉर क्या है, मोर्टेलिटी, और E फॉर क्या है, एमिग्रेशन। B प्लस I बड़ा है और M प्लस E छोटा है, तो क्या जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, जल्दी बताओ। वृद्धि हो रही है ना। अगर B प्लस I बड़ा है, M प्लस E छोटा है, तो क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, B प्लस I छोटा है और M प्लस E बड़ा है, तो क्या हो रहा है, जनसंख्या घट रही है। ठीक, और अब बताओ
जनसंख्या स्थिर है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्थिर जनसंख्या की स्थिति कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रखनी जरूरी हैं, b+i m+c, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका एक वैसे फॉर्मूला होता है जो कि पूछा तो नहीं जाएगा, बस यहीं तक पूछा जाता है जब भी पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन p+1 tan प्लस b+i कर दो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालो, माइनस m+e और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालो, ये फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला चाहो तो नोट कर, ये फॉर्मूला होगा इसका। अच्छा, इस फॉर्मूले देख के बताओ क्या जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक है ऋणात्मक? इस फॉर्मूले में देख के बताओ कि जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक हो रही है या ऋणात्मक हो रही है? नहीं, माइनस का साइन लगा ना, घटाएंगे तो जल्दी कोई चीज बड़ी होगी तो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले में क्या हो रहा है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हम सकारात्मकता को दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम b+i में से m+e को घटा दे रहे हैं, ठीक। तो ये याद है, ये n है पॉपुलेशन साइज, तो यहाँ लिखो n क्या होता है, पॉपुलेशन साइज, n है पॉपुलेशन साइज, और t मतलब टाइम, जो t लगा t टाइम है। ये चीजें नोट कर लो, मुश्किल आती है एग्जाम में। तो आज इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। चलो एक थोड़ा और पढ़ लो, हाँ थोड़ा सा और इसको इरेज कर दे, ये लिख लिया सब हो गया। बस ये याद रखना है, ये जो टर्म्स है ना इन्हें याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि दशा पूछ ली जाए, किस दशा में वृद्धि हो रही है, किस दशा में क्या कहते हैं कमी हो रही है जनसंख्या में, तो उसको याद करने के लिए निकालना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ टर्म्स हैं याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ मॉडल देखते हैं। देखो बेटा, अभी क्या करा था हमने, पॉपुलेशन साइज देखा है, मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि देखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी जनसंख्या में मॉडल, किस मॉडल के हिसाब से हम पता करें कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, किस तरीके से हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोफेशन में हो रही है, अरिथमेटिक मीन में हो रही है, तो इस तरीके से देखेंगे ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल, तो ग्रोथ मॉडल ये किससे संबंधित है, जनसंख्या की वृद्धि से। ग्रोथ मॉडल किससे, एक तो पूछा जाए ग्रोथ मॉडल है, पर किस चीज का ग्रोथ मॉडल है, तो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित ग्रोथ मॉडल है। तो इसमें दो मॉडल हैं, जिसमें नंबर 1 होता है चरघातांकीय वृद्धि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल पब्लिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ।
अगला है लॉजिस्टिक मॉडल या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, हाँ हिंदी में भी लिख सकते हो, यही होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। ओके, बात करते हैं चरघातांकी वृद्धि है, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक मॉडल। कितने लोग ज्योमेट्रिक का मतलब यहाँ पे समझते हैं? एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक का मतलब कितने लोग को पता है? एक का स्क्वायर कितना होगा? एक ही होगा। दो का स्क्वायर कितना होगा? 4 का 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का। ये कौन सी ग्रोथ कहला रही है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या हो रहा है? सपोज अगर हम इसका स्क्वायर करें, एक ही रहेगा ना, लेकिन अगर हम इसमें 1 + 1 कर दें, कितना हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4। ग्रोथ किसमें ज्यादा हो रही है? कौन सा मॉडल है? एक्सपोनेंशियल। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिक फैशन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का सीधा जस्ट डबल होता जाता है। यहाँ पे स्क्वायर के जरिए ग्रोथ हो रही है। पता चल रहा है कि जितने पे अगर इस लेवल पे देखें तो 1 को यहाँ पे अगर 1 + 1 भी कर रहे हैं, सिंपली 1 लिखा रहने दें यहाँ पे, तभी तो एक ही हो रहा है। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे इसको अगर एक को छोड़ दें तो यहाँ पे जस्ट 2 का डबल कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना हो पा रहा है? 2 ही हो रहा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करें 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 8 ही हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो जस्ट उसका डबल होता जा रहा है। तो ये क्या कहला रहा है? एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहलाती है। तो ये वाला जो फैशन है ग्रोथ का क्या कहला रहा है? एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये वाला फैशन है जो ग्रोथ का क्या कहला रहा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। कुछ समझ में आ रहा है? ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इतनी ज्यादा? ये जनसंख्या क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे संसाधन क्या है? असीमित है। जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो मतलब इसके संसाधन असीमित, ठीक। यहाँ पे क्या है? क्यों यहाँ पे जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही? संसाधन सीमित है। क्लियर? दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे संसाधन असीमित है, यहाँ पे संसाधन क्या है? सीमित है, ठीक है। यही वजह है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चरघातांकीय रूप से वृद्धि हो रही है, या चरघातांकीय वृद्धि किसमें हो रही है? इस वाले मॉडल में, इसी मॉडल में होती है चरघातांकीय वृद्धि, इसी में सबसे ज्यादा होगी। और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में वृद्धि इसकी अपेक्षा क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। क्यों कम हो रही है? इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ अगर ये इसके स्क्वायर के माध्यम से देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है ना कि वृद्धि किसमें ज्यादा हो रही है? इस वाले मॉडल में वृद्धि ज्यादा हो रही है, इसमें कम हो रही है। वजह क्या है? संसाधन असीमित है, यहाँ पे संसाधन सीमित है, ठीक है। अब देखते हैं बात। देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल मॉडल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? कंडीशन क्या थी? संसाधन असीमित, यानी रिसोर्स अनलिमिटेड। मतलब एक चीज और भी हो सकती है, जैसे मतलब अनुकूल वातावरण होगा तब भी। हाँ, तब भी ठीक है ना। अनुकूल वातावरण भी क्या हो जाए? एक तरीके से अनुकूल वातावरण कब हो रहा है? जब हमारे पास संसाधन असीमित है ना, संसाधन एक तरीके से प्लेंटी है, बहुत ज्यादा विषुवता है, तभी तो कह सकते हो ना। तो रिसोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो कर्व कौन सा? ये पूछा जाता है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? उसका शेप क्या होगा? बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यही बताने की कोशिश करो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो कर्व बनेगा यहाँ पे
वो क्या होगा, जे शेप में बनेगा, जे शेप होगा। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कर्व कौन से रूप का बनेगा, जे बनेगा, एस बनेगा, एल बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जे शेप का कर्व बनेगा। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे रिसोर्स अनलिमिटेड होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो ये दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स अनलिमिटेड है और कर्व कैसा बनना है, जे शेप बनना है। क्लियर, दो बातें लिखो। एक फॉर्मूला भी चाहो लिख लो, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी डी एन डी एन बाई डी टी बराबर आर इंटू एन। ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। और डी होता है वो समाकलन अवकलन, अगर कोई मैथ ग्रुप से बैठा हो तो उसको पता होगा, अवकलन और समाकलन। तो ये डिफरेंशिएशन का साइन है, डिफरेंशिएशन अवकलन का। ये सब इतना लिख लो पहले, ओके। फॉर्मूला लिखो पहले, ठीक है। एन क्या है, पॉपुलेशन साइज है, टी टाइम है, आर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है और एन पॉपुलेशन साइज है। लिखो पहले यहाँ पे एन क्या है, लिखो एन पॉपुलेशन साइज, एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज या जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को दर्शा रहा है। एन पॉपुलेशन साइज, टी बराबर टाइम, स्मॉल टी, स्मॉल टी बराबर टाइम, स्मॉल आर बराबर प्राकृतिक वृद्धि की मूलभूत दर, प्राकृतिक वृद्धि की मूलभूत दर। और एन तो सेम है, पॉपुलेशन साइज, ठीक। तो यहाँ पे जो बातें याद रखनी वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में रिसोर्स अनलिमिटेड होना चाहिए और कर्व कैसा बनेगा, जे शेप। बस दो बातें याद रखनी, ग्रोथ का नाम याद रखना है ग्रोथ मॉडल का, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्लियर, ये तीन बातें याद रखनी। इरेज कर लो। देखो अगला है लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहाँ पे क्या है, यहाँ रिसोर्स क्या है हमारे, यानी संसाधन क्या है हमारे, सीमित है। रिसोर्सेस क्या है, संसाधन सीमित है। जब संसाधन सीमित होंगे तो क्या होगा, आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, कॉम्पिटिशन होगा। तो क्या होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। क्या आ जाएगा निकल के, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। प्रतिस्पर्धा होगी तो क्या होगा, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा, वही सर्वाइव करेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। इतना याद रखना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, संसाधन सीमित है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या पे ऑटोमेटिकली लगाम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। इसमें देखा होगा जंगल में कुछ जानवर रहते हैं, वो मेटिंग के लिए या फूड यानी खाना के लिए या अपने आवास के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे जानवर के साथ लड़ते हैं, जिसमें क्या होता है एक दूसरे जानवर की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जनसंख्या भी सीमित हो जाती है। यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, कर्व का शेप जो होगा वहां पे क्या होगा, एस शेप, और इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व, ये नाम ऐसे ही याद रखना, सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, सिग्मॉइड कर्व। इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा वो भी देख लो, dn/dt
बराबर आर एन इंटू के माइनस के माइनस एन बटे ए, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसलिए जरूरी है, कभी कभी फॉर्मूला देके पूछ लेता है कि कौन से ग्रोथ का ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो पहले वाला फॉर्मूला था वो ये वाला, कभी कभी ये पूछेगा कि ये किस ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि ये किस ग्रोथ मॉडल से संबंधित है। अगर ये वाला फॉर्मूला दिया है तो क्या लगाओगे, वेलोसिटी ग्रोथ। और केवल dn/dt बराबर आर एन दिया है तो क्या लगाओगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे के लिख लो, के क्या है। देखो हमको n पता है, n क्या है, पॉपुलेशन साइज है, t पता है, टाइम है, r पता है, प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है, और n वही पॉपुलेशन साइज। k क्या है यहाँ पे, कैरिंग कैपेसिटी, k है बेटा यहाँ पे कैरिंग